नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे गुप्त खजाने की बात करेंगे, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत शक्तिशाली है, उतना ही विवादास्पद भी और कह सकते हैं कि रहस्यों से भरा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई कानून संविधान से भी ऊपर हो सकता है? मतलब क्या कोई ऐसा लॉ हो सकता है जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हो? सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। और इसका जवाब छिपा है 9वीं अनुसूची में, यानी कि 9th शेड्यूल। इसे आर्टिकल 31B के तहत 1951 में संविधान में जोड़ा गया था। अब ये है क्या? इसे एक संवैधानिक कवच या कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड की तरह समझिए। मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें अगर कोई कानून डाल दिया गया तो फिर उसे कोर्ट में इस बात पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो किसी के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ऐसे एक स्पेशल कवच की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, 1950 के दशक में, जब एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी थी। देखिए, आजादी के ठीक बाद भारत की नई नई सरकार का सबसे बड़ा मकसद था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। और इसके लिए सबसे जरूरी था जमींदारी प्रथा को खत्म करना और जमीनों का सही तरह से बंटवारा करना। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं थी, ये एक नए भारत का सपना था। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ तो हमारा संविधान संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट मानता था, और दूसरी तरफ सरकार जमींदारों से जमीन लेकर उसे गरीबों में, भूमिहीनों में बांटना चाहती थी। तो होता ये था कि जैसे ही कोई राज्य सरकार जमींदारी खत्म करने का कानून लाती, कोर्ट उसे राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन बताकर रद्द कर देती। बस सरकार का जो पूरा सोशल रिफॉर्म का एजेंडा था, वो एक संवैधानिक दीवार से जा टकराया। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि सरकार को कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, एक ऐसा तरीका जिससे इन जरूरी भूमि सुधार कानूनों को इन कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके, वरना सामाजिक न्याय का सपना तो बस सपना ही रह जाता। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया 9वीं अनुसूची को। शुरुआत में इसका मकसद बहुत ही फोकस्ड था, बहुत लिमिटेड। 1951 में इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 कानून डाले गए थे, और ये सारे के सारे कानून लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार से ही जुड़े थे। मतलब एक खास प्रॉब्लम का एक खास सॉल्यूशन। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। जो सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, वो खुद एक बहुत बड़ी उलझन बन गया। जिस कवच को एक नेक इरादे से बनाया गया था, उसका इस्तेमाल अब दूसरी ही चीजों के लिए होने लगा। याद है, शुरुआत में सिर्फ 13 कानून थे। जरा सोचिए, आज इस लिस्ट में कितने कानून हैं? 284। जी हाँ, 284। ये जो इतना बड़ा जंप है, ये साफ बताता है कि समय के साथ इसका जो असली मकसद था, वो कहीं खो गया। अब इस लिस्ट में भूमि सुधार के अलावा क्या कुछ नहीं डाला गया? आरक्षण से जुड़ी नीतियां, इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण, व्यापार और कॉमर्स से जुड़े नियम, और तो और 1975 की इमरजेंसी के दौरान जो विवादास्पद चुनाव कानून थे, उन्हें भी इसी कवच के नीचे छिपा दिया गया। यही वजह कि कुछ लोग इसे मजाक में या गुस्से में संवैधानिक कूड़ेदान या कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन भी कहते हैं। और अब आता है कहानी का सबसे ड्रामेटिक मोड़। जब सरकार ने इस कवच का दायरा इतना बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ से न्यायपालिका यानी जुडिशरी ने भी पलटवार किया, और यहीं से शुरू हुई हमारे लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत पिलर्स के बीच एक बड़ी टक्कर। ये टक्कर असल में दो बड़ी सोच की थी। एक तरफ थी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी संसद ही सबसे ऊपर है, वो जो चाहे कानून बना सकती है, बदल सकती है। और दूसरी तरफ थी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यानी नहीं, सबसे ऊपर तो संविधान है, और कोई भी, यहाँ तक कि संसद भी उससे ऊपर नहीं जा सकती, और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। और इसी सोच की लड़ाई के बीच 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। एक बहुत ही ऐतिहासिक केस में, केशवानंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। अब ये बुनियादी ढांचा है क्या?
बहुत आसान शब्दों में समझें तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, संसद संविधान को बदल सकती है, उसे अमेंड कर सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा को, उसके बेसिक कैरेक्टर को नहीं बदल सकती। लोकतंत्र, कानून का राज और कोर्ट्स की न्यायिक समीक्षा की ताकत, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो संविधान का बुनियादी ढांचा है और इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक तरफ संसद की ताकत, दूसरी तरफ कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब बस इस टकराव का फाइनल चैप्टर लिखा जाना बाकी था, और वो लिखा गया आईआर कोएल्हो केस ने। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था कि 9वीं अनुसूची की असली हद, उसकी फाइनल लिमिट क्या है। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया। कोर्ट ने 9वीं अनुसूची को खत्म नहीं किया, नहीं, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, और वो तारीख थी 24 अप्रैल 1973। ये वही तारीख है जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला आया था। कोर्ट ने कहा, इस तारीख के बाद जो भी कानून इस लिस्ट में डाला गया है उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और कोर्ट उसे इस कसौटी पर परखेगा कि कहीं वो कानून संविधान के बुनियादी ढांचे को चोट तो नहीं पहुंचा रहा। इस एक लाइन में ही कोर्ट के फैसले का पूरा सार छिपा है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि 9वीं अनुसूची का जो कवच है वो अब अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई कानून समानता या आज़ादी जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स को ही खत्म कर रहा है तो उसे इस कवच के पीछे नहीं छिपाया जा सकता। तो इन सब के बाद आज ये 9वीं अनुसूची कहाँ खड़ी है? क्या ये बस इतिहास का एक खतरनाक हिस्सा बनकर रह गई है, या आज भी इसकी कोई अहमियत है? चलिए इसकी विरासत, इसकी लेगेसी को समझते हैं। 9वीं अनुसूची की कहानी असल में एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ ये सामाजिक न्याय का एक बहुत मजबूत हथियार बनकर उभरी, जिसने भूमि सुधार जैसे बड़े और जरूरी काम को मुमकिन बनाया। लेकिन दूसरी तरफ समय के साथ साथ ये राजनीतिक दुरुपयोग का एक आसान रास्ता भी बन गई, जहां विवादित कानूनों को कोर्ट की नज़र से बचाने की कोशिश की गई। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को छोड़ते हैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ कि आखिर 9वीं अनुसूची को कैसे देखा जाए, सामाजिक न्याय के एक ज़रूरी औजार की तरह, या फिर संविधान की एक ऐसी कमी की तरह जिसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसका भविष्य क्या है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।